मन बना चुका है। भारत के 130 करोड़ लोग मन बना चुके हैं। देश में फिर एक बार बनने जा रही है। इस विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक बूथ का इंतजाम देखने वाले अपने साथी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से ही शुरू करने के पीछे एक वजह है। 2019 का ये चुनाव हर देशवासी की आकांक्षा, मजबूत भारत के सपने से जुड़ा चुनाव है। वही सपना, वही आकांक्षा जिसे दिल में लिए 1857 में इसी मेरठ क्षेत्र में स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुल फूंका गया था। इसी गौरवशाली परंपरा को निभाने वाले सुकमा के नक्सली हमले में शहीद शोभित शर्मा और पुलवामा में शहीद अजय कुमार जी को मैं एक बार फिर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सबके आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भी मैं नमन करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी साहब देश के उन सपूतों में से हैं जिन्होंने देश की राजनीति को खेत खलिहान और किसान पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। साथियों, 5 वर्ष पहले जब मैंने आप सभी से आशीर्वाद मांगा था तो आपने भरपूर प्यार दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही,
अपने विरोधियों से ये भी पूछने की, जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? क्यों देश का भरोसा तोड़ा? साथियों, आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है, और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। साथियों, हमारा विजन नए भारत का है, ऐसे भारत का जो अपने गौरवशाली अतीत के अनुरूप ही वैभवशाली होगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी नई पहचान होगी, जहां सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के संस्कार होंगे। सुरक्षा देश के दुश्मनों से, सुरक्षा आतंकवाद से, सुरक्षा गुंडागर्दी से, सुरक्षा भ्रष्टाचारियों से, सुरक्षा बीमारी से, समृद्धि साधनों और संसाधनों की, समृद्धि ज्ञान और विज्ञान की, समृद्धि संस्कृति और विचार की, समृद्धि हमारे आचार और व्यवहार की। और जब मैं सम्मान की बात करता हूं, तो सम्मान श्रम का, सम्मान काम का, सम्मान बेटियों का, सम्मान हर वर्ग का, सम्मान देश के मान का, अभिमान का। भाइयों और बहनों, इस देश ने सिर्फ नारे लगाने वाली सरकारें बहुत देखी है, लेकिन पहली बार ऐसी निर्णायक सरकार भी देख रहा है जो अपने संकल्प को सिद्ध करना जानती है। जमीन हो, आसमान हो या फिर अंतरिक्ष, सर्जिकल स्ट्राइक का साहस आपके इस चौकीदार की सरकार ने दिखाया है। चार दशक से, 40 साल से हमारे सैनिक वन रैंक वन पेंशन मांग रहे थे। उसको पूरा करने का काम भी इसी चौकीदार ने किया।
देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को 75,000 करोड़ रुपए की सीधी वार्षिक मदद का काम भी इसी चौकीदार ने किया। देश के लगभग 50 करोड़ गरीब परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। देश के 34 करोड़ गरीबों के लिए जन धन योजना के तहत बैंक खाते भी हमारी सरकार ने खुलवाए हैं। और जब मैं बैंक खाते खुलवाता था तो ये बड़े बुद्धिमान लोग भाषण करते थे कि देश में बैंकें नहीं है, गांव का आदमी क्या करेगा। ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वही कह रहे हैं जो लोग अरे गरीबों का बैंक का खाता 70 साल तक नहीं खुलवा पाए, वो अब कहते तुम्हारे खाते में पैसे डालेंगे। कोई भरोसा करेगा क्या? अरे जो खाता नहीं खुलवा सकता है वो खाते में डाल सकता है क्या? देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार एनडीए ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया है। देश के ईमानदार करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर टैक्स जीरो करने का रिकॉर्ड भी हम ही ने बनाया है। साथियों, समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अछूत रहा हो। सबका साथ, सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। 11 अप्रैल को आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना? 11 अप्रैल को है ना? 11 अप्रैल को जब देश पहला वोट डालेगा
जब पहली बार वोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो ईवीएम पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को लेकर के जाने वाला है। साथियों, आपके चौकीदार की सरकार ने जो हासिल किया है वो तब और साफ हो जाएगा जब 2014 से पहले के भारत यानी आपके इस चौकीदार के आने से पहले की स्थिति से जब आप तुलना करेंगे। जरा एक बार उन पुराने दिनों को जरा याद करिए और मुझे बताइए, इन महामिलावटी लोगों की सरकार जब दिल्ली में थी तब देश में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं दोबारा पूछूं, जब ये महामिलावटी लोग बैठे थे दिल्ली सरकार में तब आए दिन देश में अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? ये महामिलावटी आतंकियों को संरक्षण देते थे कि नहीं देते थे? ये आतंकियों की भी जात और उनकी पहचान देखते थे कि नहीं देखते थे? उसके आधार पर तय करते थे कि आतंकी को बचाना है या सजा देनी है। बताइए भाइयों, ऐसा होता था कि नहीं होता था? मुझे बताया गया है कि यहां मेरठ में जो विरोधी दलों के उम्मीदवार हैं उन्होंने आतंकवादियों के लिए करोड़ों रुपए के इनाम तक का ऐलान कर दिया था। याद है ना? आतंकवादियों को करोड़ों का इनाम। सोचिए, महामिलावट के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये महामिलावटी लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है भाई? ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं है? महामिलावटियों के राज में बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? मेरठ वाले तो बराबर जानते हैं। क्या बेटियों को इंसाफ मिलता था क्या? इनकी सरकार में गुंडे और बदमाश बेलगाम थे कि नहीं थे? क्या ऐसी महामिलावट के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? देश सुरक्षित रहेगा? साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी तो इनके कारनामों को भुगत चुका है। जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से गुंडों और बदमाशों में डर है, भय है। बेटियों के साथ अत्याचार करने वाले आज 100 बार सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपके इस चौकीदार ने ऐसे लोगों को फांसी तक का प्रावधान कर लिया है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सभी मिलकर बीते 5 वर्षों में भारत को जिस स्थिति से निकाल कर लाए हैं,
इसको और मजबूत करना है। देश को और मजबूत करना है कि नहीं करना है? देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मजबूत देश के लिए मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर इन महामिलावटी लोगों को, ये जरा बराबर उत्तर प्रदेश के लोग समझ लें, अगर इन महामिलावटी लोगों को जरा भी मौका मिल गया तो ये देश उस पुरानी स्थिति में जाने में जरा भी देर नहीं लगने वाली। ये कितने बेचैन हैं, कितने बौखलाए हैं। ये 2 महीने से देश बहुत साफ साफ देख रहा है। भाइयों और बहनों, आज स्थिति है कि कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मेरे देश के सपूत, यही मेरे देश का सबसे बड़ा सबूत है। जो सबूत मांगते हैं वो सपूत को ललकारते हैं। साथियों, 26 फरवरी की वो तारीख जिसके बारे में सोचकर भी आतंक के सरपरस्तों की रूह कांप रही है। लेकिन पल भर के लिए सोचिए मेरे मेरठवासी, जरा सोचिए कि 26 फरवरी को हमारे देश के वीर सैनिकों ने पराक्रम किया, अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती तो क्या होता? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो ये लोग मेरे साथ क्या करते? पुतले जलाते कि नहीं जलाते? मुझे नोच डालते कि नहीं डालते? मेरा इस्तीफा मांगते कि नहीं मांगते? काले झंडे निकालते कि नहीं निकालते?
दुनिया भर की गालियां देते कि नहीं देते? भाइयों बहनों, आप बताइए, ये कोई चुप नहीं बैठते। और अगर ऐसा होता तो सारा दोष किसको देते? किसको देते? मोदी को ही देते ना? देते कि नहीं देते? भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मैं देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति हूं। कोई भी राजनीतिक दबाव, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आपके इस चौकीदार को डिगा नहीं पाएगा और न ही कोई इस चौकीदार को डरा पाएगा। मैं किसी तरह का बोझ लेकर के नहीं चलता, और बोझ रखूं भी क्यों? मेरे पास अपना है भी क्या? जो कुछ भी है वो तो देश का दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है। जो देश ने दिया, जितना दिया है वो बहुत कुछ है। अरे चिंता तो उनको होती है जो कुछ खोने से डरता है, जिसको वंश और विरासत के बारे में सोचना है। नियत में खोट उसकी आती है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के हितों के बारे में सोचना है। भाइयों और बहनों, कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्धि को इन लोगों ने नजरअंदाज किया। कैसी कैसी बातें बोली, मैं तो हैरान हूं। मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथियों, अगर कोई, जरा आप ध्यान से समझिए, अगर कोई थिएटर में नाटक देखने जाता है तो वहां क्या सुनाई देता है? वहां सुनाई देता है, अरे चलो भाई सेट तैयार है क्या? अरे सेट रेडी है क्या? अरे भाई सेट लगा दो। अरे सेट लागू हुआ होगा क्या कि नहीं? ऐसा आता है कि नहीं शब्द? थिएटर में जहां ड्रामा होता है वहां सेट की सजावट, नया सीन आएगा तो नया सेट, ये सेट शब्द थिएटर में बड़ा कॉमन होता है, बार बार सुनाई देता है। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए सेट का समझ तक नहीं है। साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं देश को आज भी फिर याद दिलाना चाहता हूं, याद रखिए कुछ लोगों ने कैसे सरकारें चलाई हैं, कैसे देश के सुरक्षा हितों से खिलवाड़ किया है।
हमारी वायुसेना नया लड़ाकू विमान मांग रही थी, उनकी सरकार फैसले टालती रही। विमान हादसे होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, उनकी सरकार इस फैसले को भी टालती रही। आतंकी हमले में, नक्सली हमलों में हमारे जवान शहीद होते रहे, उनकी सरकार फैसले को टालती रही। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने की परीक्षण की मांग कर रहे थे, उनकी सरकार ने ये फैसला भी टाल दिया। 21वीं सदी के भारत को मजबूत बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए ये फैसला बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये फैसला भी टाला जाता रहा। भाइयों और बहनों, ये लोग भारत को हमेशा कमजोर बनाकर रखना चाहते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि किसके हिसाब पर, किसको फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ऐसा डुलमुल रवैया अपनाते रहे। साथियों, इन लोगों की राजनीति तभी चलती है जब देश कमजोर रहे, जब देश को ये लोग बनते रहे, समाज में दीवारें हो, खाई हो। ये सिर्फ अपना और अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, ये उनको मंजूर नहीं है। और इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान है। अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए ये सभी यहां यूपी में भी एकजुट हो गए हैं। अब सोचिए, जिस पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए बहन जी ने जीवन के 2 दशक लगा दिए, अब उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। जिस दल के नेता बहन जी को गेस्ट हाउस में भी खत्म कर देना चाहते थे, अब वो उनके साथी बन गए। और यूपी में तो सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पूछिए ही मत। अभी पिछले चुनाव में 2 लड़कों का खेल देखा। ये 2 लड़कों से बुआ बबुआ तक पहुंचने में जो तेजी दिखाई गई है, बड़ी गजब है जी। भाइयों और बहनों, इन लोगों के लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नारा बना रखा था, यूपी को लूटो बारी बारी। इसी नारे पर ये लोग बरसों तक चलते रहे, लेकिन साल 2014 में और फिर 2017 में यूपी के लोग इन्हें दिखा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश को जातियों में बांटने की कोशिश
अब सफल नहीं होगी। सब लोग जान गए हैं कि देश बचेगा तभी तो सभी समाज भी बचेंगे। इसलिए इस बार भी यूपी की जनता का फैसला 2014 और 2017 के चुनाव उससे भी ज्यादा शानदार आने वाला है। और मेरे भाइयों बहनों, ये याद रखिए, बोर्ड बदलने से दुकानें नहीं बदलती। सपा बसपा के शासन की पहचान यूपी के लोगों को दिया धोखा उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दुष्परिणाम मेरे मेरठ को, हापुड़ को, कैराना को, मुजफ्फरनगर को सहने पड़े हैं, आपको सहने पड़े हैं। सपा के शासनकाल में हुए दंगों का देश, उसका दंश आप सब आज तक झेल रहे हैं। यहां स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को अपना घर तक छोड़कर भागना पड़ा था। गुंडाराज किस तरह कायम था, आप इसके लिए भुक्तभोगी रहे हैं। मत भूलिए, ये वही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून का विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि 3 तलाक की वजह से महिलाओं की हत्या नहीं होती, कम से कम वो बच तो जाती है। क्या दिमाग है इन लोगों का? सोचिए किस तरह सोचते हैं लोग। मुझे ये भी पता चला है कि पिछले चुनाव में ऐसे ही लोगों के दबाव में मुस्लिम महिलाओं को वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं हर मतदाता से आग्रह करूंगा, कितना भी दबाव हो, आपके वोट के अधिकार को जाने मत दीजिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, भाई हो, बहन हो, युवा हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, हर किसी ने वोट करना चाहिए। और इसलिए जो आप पर अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ, अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ, उनकी हरकतों को, उनके बयानों को आप भूले नहीं। उन्हें सजा देने के लिए 11 अप्रैल को अपने घर से जरूर बाहर निकले। भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी हैं कि कैसे इन्होंने यूपी के नौजवानों को भी धोखा दिया है, उन्हें भर्ती के नाम पर ठगा है। मेरठ सहित यूपी के हजारों नौजवानों का भविष्य कैसे कोर्ट कचहरी की फाइलों में दबा दिया गया था। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, उनकी टीम को। उन्होंने इन महामिलावटी लोगों के पाप से बाहर निकालने का प्रयास किया। अब जो भर्तियां हो रही है उससे पश्चिम यूपी के हजारों युवा साथियों को लाभ हो रहा है। साथियों, यही स्थिति गन्ना किसानों की थी। मत भूलिए, बसपा के शासन में प्रदेश की चीनी मिलों को, अपने कारोबारियों को औने पौने दाम पर बेच दिया गया था। बेचा था कि नहीं बेचा था? मत भूलिए, समाजवादी पार्टी के शासन में गन्ना किसानों को अपना ही पैसा पाने के लिए अपमानित होना पड़ता था, लंबा इंतजार करना पड़ता था। साथियों, हालत ये थी कि सपा की सरकार ने गन्ना किसानों का 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया योगी जी के लिए छोड़ दिया था। इसका करीब करीब पूरा भुगतान हो चुका है। इसके बाद पेराई सत्रों का भी 22,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में तो इन महामिलावटी दलों वाली सरकारों ने हाल कर रखा था कि गन्ना किसान एक साल गन्ना बेचता था और उसका भुगतान उसे अभी कभी 1 साल बाद तो कभी 2 साल बाद मिल रहा था। अब भाजपा की सरकार में
इस साल का पैसा इसी साल मिल रहा है। मुझे पता है कि अभी गन्ना किसानों का बकाया है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी एक एक पाई दिलाई जाएगी। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, वो आपकी एक एक पाई दिलाएंगे और बहुत जल्द दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, देश का किसान हमारे लिए अन्नदाता है। किसानों के लिए ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाए। दशकों से लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की मांग आप सभी की रही है, उसको भी हमने पूरा कर दिया है। यहां आए अनेक किसान साथियों को भी पीएम किसान सम्मान निधि की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में अब तक मिल चुकी है। जिनको नहीं मिली है, उसके खाते में भी बहुत जल्द पहली किस्त पहुंच जाएगी। अब तो दूसरी किस्त का समय भी आ गया है। इसी तरह साल में 3 बार हर फसल से पहले छोटे किसानों को हर वर्ष ये मदद मिलती रहेगी। यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हर वर्ष ये लाभ मिलने वाला है। साथियों, मेरठ और पश्चिमी यूपी में किसानों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, कामगारों के लिए एक और बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम हुआ है कनेक्टिविटी का। मेरठ को आज से करीब 34 साल पहले ही नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल कर लिया गया था, पर यहां की स्थिति क्या थी ये आप लोग बेहतर जानते हैं। भाइयों और बहनों, 2014 के बाद हमने इस पूरे क्षेत्र को तेज और आधुनिक यातायात से जोड़ने का बीड़ा उठाया। कुछ दिन पहले ही देश के पहले रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का शिलान्यास किया गया। इस सिस्टम के बन जाने के बाद मेरठ और दिल्ली के बीच में मेट्रो रेल जैसा सिस्टम बन जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले आधुनिक हाईवे का काम भी अब पूरा होने को है। इन तमाम सुविधाओं से यहां से दिल्ली की दूरी करीब करीब 1 ही घंटा रह जाएगी। इसके अलावा मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे समेत तमाम सड़क और हाईवे प्रोजेक्ट पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। मेरठ को हाईवे और रेलवे के साथ ही एयरवे कनेक्टिविटी के जरिए देश के हवाई नक्शे पर लाया जा रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट और मेरठ में पासपोर्ट केंद्र की स्थापना का लाभ भी मेरठ के लोगों और यहां के उद्योगों को मिलने जा रहा है। साथियों, यहां के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले, यहां की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मजबूत करने वाले विकास के सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी। मुझे खुशी होती है अगर बहन जी ने भी कभी मुझे चिट्ठी लिखी होती कि मेरठ में ये काम करना है, इस सड़क को बनाया जाना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे खुशी होती अगर अखिलेश जी ने गरीबों के घर का मुद्दा उठाया होता, गैस का सिलेंडर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, इसको लेकर टेलीफोन किया होता, चिट्ठी लिखी होती। मुझे खुशी होती अगर चौधरी अजीत सिंह जी किसानों की समस्या लेकर कभी मेरे पास आते, मुझसे चर्चा करते, अपने सुझाव बताते। लेकिन इनकी मंशा तो सिर्फ जाति, पंथ, संप्रदाय, इसी से वोटों को साधने के चक्कर में ये हमेशा रहते हैं और यही काम वो करते रहते हैं। साथियों, आज वाकई चौधरी चरण सिंह जी के कितने दुखी होते होंगे। जिस गरीब के लिए, जिस किसान के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसे सपा, बसपा और कांग्रेस द्वारा कितना नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर कांग्रेस की तो किसान नेताओं से विशेष दुश्मनी रही है। यही वजह है कि आपातकाल के दौरान चौधरी साहब को जेल में डाल दिया गया था।
चौधरी साहब को प्रधानमंत्री पद से हटाने में भी कांग्रेस की भूमिका थी। मत भूलिए, देश के एक और महान किसान नेता दीनबंधु छोटूराम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया था। वो किसानों के लिए काम करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि पिछली साल मुझे रोहतक में सर छोटूराम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला। साथियों, भाजपा सरकार चौधरी चरण सिंह जी दीनबंधु छोटूराम के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। देश का किसान मजबूत होगा, देश का गरीब सशक्त होगा, तभी देश भी मजबूत होगा। साथियों, लेकिन इन सब के बीच हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। भाइयों और बहनों, जब मैं 8-10 साल की उम्र का था, तब सुना करता था कि सरकार गरीबी हटाने के बारे में बात कर रही है। जब 20-22 साल का हुआ तो इंदिरा जी भी यही कहती थी, गरीबी हटाएंगे। इसके बाद भी 4-4 पीढ़ियां एक ही बात करती रही, वो तो आगे बढ़ते गए, गरीब गरीब होता गया, गरीबी बढ़ती गई। आजादी के बाद पिछले 72 वर्षों में कांग्रेस ने जिस तरह गरीबों के साथ गद्दारी की है, उसे देखते हुए आज देश का गरीब ये संकल्प कर चुका है कि कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। गरीबी तब हटेगी जब कांग्रेस हर कोने से हटेगी। कांग्रेस का 72 साल का काम खुद अपनी गवाही दे रहा है। गरीब को धोखा देने के लिए, गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने जो जो पैंतरे अपनाए हैं, वो गिनाने लगे तो शायद महीने भर मुझे बोलता रहना पड़ेगा। मुझे पता है, गरीबों के साथ गद्दारी करने वाली कांग्रेस को देश का गरीब अब पूरी तरह हटाकर ही दम लेने वाला। भाइयों और बहनों, 1857 के संग्राम में जन जागरण के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। कमल को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रसारित किया गया था। आज जब हम नए भारत का संकल्प ले रहे हैं, तो फिर उसी कमल के जरिए हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भाइयों और बहनों, जब आप सभी का समर्थन मिलता है, तभी एक मजबूत और निर्णायक सरकार बनती है। आपकी मजबूत और निर्णायक सरकार आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए भारत का सपना देखा है। एक ऐसा नया भारत जो विश्व में सबसे साफ और भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र के रूप में सम्मानित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका प्राप्त करेगा और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। एक ऐसा नया भारत जहां हर मां, बहन, बेटी को इज्जत की और सुरक्षा की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर किसान को यह महसूस होगा कि खेती करना लाभदायक भी है और सम्मानजनक भी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह महसूस होगा कि उसके सम्मान के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यापारी को देश के किसी भी भाग में अपना काम करने में सहूलियत होगी। एक ऐसा नया भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में
विकसित देशों की बराबरी करेगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। एक ऐसा नया भारत जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होगी। भाइयों और बहनों, यहां के भाजपा के उम्मीदवार को दिया गया आपका एक एक वोट, आपका एक एक वोट, जब भी आप कमल पे बटन दबाएंगे वो सीधा सीधा मोदी के पास पहुंचने वाला है। साथियों, मेरठ से और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, यहां पर महामिलावट में भी कौन ज्यादा मिलावट करता है, इस पर स्पर्धा लग गई। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर है। अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? तो सपा, आरएलडी, बसपा, ये शराब आपको बर्बाद कर देगी। भाइयों बहनों, मेरठ से भाजपा के उम्मीदवार भाई श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, मुजफ्फरनगर से भाजपा उम्मीदवार भाई संजीव बालियान जी, इधर आइए, यहां खड़े आगे आइए। बागपत से श्री सतपाल सिंह जी, बिजनौर से कुंवर भारतेंदु सिंह जी, इन सभी को आपका वोट उस सरकार के लिए होगा जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए और देश के गौरव को बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करती है। आप मुझे देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आप मुझे देशवासियों की सुरक्षा और इज्जत बढ़ाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। उत्तर प्रदेश को शीघ्र ही उत्तम प्रदेश बनाने के प्रयासों को और अधिक बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरठ क्षेत्र के हर घर परिवार में खुशहाली लाने के मेरे सपने को पूरा करने के लिए आप सब अपना आशीर्वाद और वोट भाजपा को दीजिए। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।